नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप, हिंदी भाषियों पर टेढ़ी नजर। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, बात हम महाराष्ट्र की ही कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र की फिजा में हिंदी भाषियों को कटघरे में खड़ा कर कर रखा जा रहा है। सवाल उनका किसी और प्रांत के होने से नहीं है, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस आक्रामक दिख रही है। एक सोसाइटी के वॉचमैन, डी मार्ट स्टोर, बैंक के कर्मचारियों के बीच मारपीट और झड़प ने राज्य में भाषा को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। माना यह जा रहा है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहने वाला है। उत्तर भारतीयों के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार पर ज्यादातर राजनीतिक दल राजनीतिक नफे नुकसान को भांपते हुए चुप हैं या नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ उद्योग जगत इस विवाद से सहमा हुआ है क्योंकि उसे मजदूरों के पलायन का डर सता रहा है। गैर मराठियों पर हो रहे हमले को मन से मराठी सम्मान से जोड़कर देख रही है। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नज़र बीएमसी चुनाव पर है, इसलिए वह इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वह अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। स्थानीय चुनाव की वजह से दूसरे दल भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधने में ही अपना भला समझ रहे हैं। लेकिन उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है। मनसे उपाध्यक्ष और प्रवक्ता वागीश सारस्वत कहते हैं कि उनकी पार्टी को बिहार या किसी राज्य से आने वाले लोगों के महाराष्ट्र में रहने और काम करने से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते वे स्थानीय भाषा का सम्मान करें। उनका कहना है कि मराठी मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की भाषा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसे दर्जा भी दिया है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भाषा का अनादर और अपमान करते हैं। ऐसे तत्वों को सबक सिखाने के दौरान हिंसा होती है, लेकिन यह जानबूझकर नहीं होता। मराठी को उचित सम्मान दें तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि संबंधित लोग बिहार से हैं या कर्नाटक या फिर किसी और राज्य से। मुंबई में मराठी भाषा को लेकर विवाद एक बार फिर से हिंसा में तब्दील हो गया है। दुकानों के बाहर मराठी में बोर्ड लगाने के बाद शिवसेना यूबीटी ने मांग की है कि रेस्टोरेंट और अन्य खानपान के स्थलों पर मेन्यू कार्ड मराठी भाषा में होने चाहिए। इसके लिए शिवसेना यूबीटी के नेता कृष्णा पावले ने मुंबई के कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि दूसरे राज्यों में स्थानीय बिजनेसमैन, दुकानदार और होटल मालिक स्थानीय भाषा में पेमेंट और मेन्यू को प्राथमिकता देते हैं। महाराष्ट्र में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ होटल मालिक अंग्रेजी में मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, पर मुंबई और महाराष्ट्र में होने के नाते और मराठी मातृभाषा होने से हमें सभी बिजनेस संचालकों को निर्देश देना चाहिए कि वो अपने पेमेंट, फूड मेन्यू और अन्य डोमेन पर हमारी भाषा और राज्य का सम्मान करें। तो महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बात कभी ख़त्म भी नहीं होती और यही सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर क्या हिंदी भाषियों पर टेढ़ी नज़र रखी जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिंदे गुट की तरफ से, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एमएनएस की तरफ से योगेश खैरे साहब भी बतौर प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत हेगड़े साहब आपके साथ करते हैं। देखिए, एक बात जो स्पष्ट है मराठी फिजा में, वह इस बात को सब कोई जानते और समझते हैं कि वहाँ पर मराठी बनाम गैर मराठी हमेशा से काफ़ी लंबे समय से रेलेवेंट या प्रासंगिक रहा है।
लेकिन यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि लगातार उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों के ऊपर यह जो एमएनएस की तरफ से खासकर रुख रहता है, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या आज भी इस आधुनिक समय में भी क्या किसी को सिर्फ इसलिए पीट देना चाहिए कि उसे वह भाषा नहीं आती? यह बड़ा सवाल नहीं है क्या, हेगड़े साहब? कुणाल जी, ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले हम शिवसेना है और कोई शिंदे गुट नहीं है। तो एक ही शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे जी का शिवसेना, और यहाँ पर लोगों ने भी हमको बहुमत दी है जी। दूसरी बात यह है कि जो मराठी, वो जो किस्सा हुआ डीमार्ट में, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर वो जो व्यक्ति था जो काम कर रहा था, उसने मराठी भाषा का अपमान किया था, जिसके वजह से मनसे के जो कार्यकर्ता वो चिढ़ गए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, बोलनी चाहिए, अगर नहीं है तो सीखनी भी चाहिए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है और हम सब इसे जानते हैं। अभी ये जो हुआ है कि राज ठाकरे साहब ने कहा है कि भाई वो जो हमारा आंदोलन है उसका जो उसकी जो रिएक्शन है वो अभी सभी को पता चल गया है। इसके लिए वो अभी आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है टाइम लिमिट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये इशू अभी ओवर हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो भी मराठी है और महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी ही है, वो खुद को अलग नहीं समझ सकता। और जो स्टेट में हम रहते हैं उसका सम्मान होना चाहिए, वो भाषा का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर जो राज्य भाषा है वो मराठी है, जो शासन की जो लिखी पढ़ी है वो सब मराठी में है। यहाँ पर लोग मराठी में बोलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर जो कामकाज यहाँ पर जो होता है गवर्नमेंट का वो भी मराठी में है। तो अगर कोई मराठी का अपमान करने की कोशिश करे तो हम नहीं सहेंगे। लेकिन एक बात ठीक है कि अगर लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, आपने देखा है मुंबई में सभी जात के, सभी धर्म के, सभी राज्य के, सभी प्रांत के लोग रहते हैं और खुशहाली से वो यहाँ पर बिजनेस करते हैं। लेकिन जो लोकल लोगों का इश्यूज है वो समझना चाहिए जो बाहर से आए हैं। अभी मेरी बचपन में, मेरी पैदाइश ही मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई। तो मैं तो अगर कोई मुझे कहे कि मराठी बोले तो मैं जरूर मराठी बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। ऐसे मुझे लगता है कि जो भी रहते हैं परप्रांतीय महाराष्ट्र में या मुंबई में, उनको बिल्कुल मराठी बोलनी चाहिए। ठीक है। क्या सिर्फ बोलने को लेकर ही सवाल है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। संजय द्विवेदी साहब, अब आप ही का रुख कर लेते हैं। देखिए, यह लड़ाई नई नहीं है, यह लड़ाई काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग और इसके सीक्वेंस के ऊपर भी यदि गौर किया जाए तो यह लगता है कि कभी यह खूब हाइप लेती है और कभी फिर कहीं ना कहीं साइडलाइन होकर के ठंडे बस्ते में जाती है, हालांकि प्रचलन में तो रहती है। द्विवेदी साहब, हिंदी भाषियों को ये लगातार उत्तर भारतीय राज्य के लोग भी कहते हैं कि उन्हें टारगेट कर दिया जाता है, खासकर सिर्फ इसलिए कि वो बाहर से आए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें वह भाषा नहीं बोलने आती। क्या इज़ दिस द रीज़न इनफ कि कोई किसी को, हालांकि हेगड़े साहब बोले कि भाई उन्होंने अपमान किया था इसलिए उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ सिर्फ भाषा नहीं बोलने पर भी उन्हें इस तरह का शिकार होना पड़ता है। तो क्या महाराष्ट्र में इसको लेकर के भी दो फाड़ है? क्या इस तरह की स्थिति है कि कोई भी गैर मराठी भाषी वहां पर रहने से डर जाए, सहम जाए? देखिए कुणाल जी, इस पर एक बात हम बताते हैं आपसे जी। अभी हमारे कृष्णा हेगड़े जी ने कहा मराठी भाषा का अपमान किया था, ठीक है, लेकिन हम एक चीज पूछ रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी से, उस समय कहाँ से ये या भाजपा कहाँ थी जब आरएसएस के नेता ने कहा था कि मराठी सीखने की जरूरत नहीं है, आप गुजराती सीखिए। उस समय इनके ऊपर हमें गुस्सा नहीं आई थी क्या? देखिए, आज मराठी भाषा का जो है संबंध, आज जो भी महाराष्ट्र में आता है, बाला साहब ठाकरे भी कहते थे कि हम जब महाराष्ट्र में रहेंगे तो जय महाराष्ट्र बोलेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे जय उत्तर प्रदेश बोलेंगे, बिहार जाएंगे जय बिहार बोलेंगे। हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कसम था, उन्होंने कभी किसी का अपमान इस बात के लिए नहीं किया। लेकिन जो ये वोट बैंक, देखिए 50 साल पहले ये मैटर उठाना उचित था कि हम नहीं मराठी बात हम करेंगे, मराठी भाषा बोलिए वरना निकाल देंगे। आज की डेट में जितने उत्तर भारतीय वहां रह रहे हैं सभी हमारे वहाँ के वोटर हैं,
सभी वोटर है और उसमें 99% लोग जो है वो मराठी भाषा बोलते हैं। जैसे भी कृष्णा हेगड़े जी ने कहा, देखिए असल में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे बचे नहीं। कभी कुणाल कामरा के गद्दार कहने पे ये छोड़ करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हो रही है, रुपए सीधा जमा करने के लिए ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के उनके शासनकाल में हो रहा है। कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, आई श्रेणी का जो व्यक्ति है वो सरेआम मार दिया जा रहा है। महिलाओं की इज्जत क्या है, जब महिलाओं की इज्जत खस्ता हाल हो रही है, ये आपके केंद्रीय मंत्री को खुद FIR करानी पड़ी। उनकी बेटी जिसके पास सिक्योरिटी थी उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो ये चीजें जो है, अब क्या होता है, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब इन्होंने क्या किया कि हम मस्जिदों में हम हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान चालीसा करके माहौल खराब करना चाह रहे थे। अभी चुनाव में क्या हुआ, चुनाव में इन्होंने कहा हम ऐसा काम करेंगे। वोटरों ने क्या कहा, वहाँ के जो महाराष्ट्र के वोटर थे, जिस पार्टी को कभी 15 से 16 सीटें मिली हो, आज की डेट में 1% वोट बैंक है, तो ये किसके साथ हो रहा है? अगर वो मारपीट कर रहे हैं, अगर कुणाल कामरा के स्टूडेंट तोड़फोड़ हो रही है, तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनको तवज्जो क्यों दी जा रही है? भाई आप कोई आंदोलन करना चाहते शांति करिए, लेकिन आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, भगा रहे हैं, तो ये तो कानून व्यवस्था तो आई नहीं में। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तो खस्ता हाल हो गई है, कानून व्यवस्था बची नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस जी कर क्या हुए? आप लोग ये क्यों बैठे हुए? और अगर कहीं दूसरी जगह होता है तो तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है, तो डोजर ही आ जाता है, घर भी तोड़ दिए जाएंगे और सख्त कानून बन जाता है, सर भरण डाल जाएगी। इनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं ये सवाल, हाँ नहीं ठीक है, आप तो वैलिड पॉइंट सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो सरकार को देना है। योगेश खैरे साहब, अब आपके पास आते हैं, आप MNS से ताल्लुक़ रखते हैं। सर एक बात बताइए, लगातार आप ही के ऊपर यह सवाल भी उठाए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि तकलीफ परेशानी गैर मराठी मानुष से है तो वो आपको है, क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है तो क्यों नहीं आप फिर महाराष्ट्र में बाहर के राज्यों के लिए नो एंट्री का एक बोर्ड लगा देते हैं कि भाई महाराष्ट्र में आपका प्रवेश वर्जित है, ना आप आएंगे, ना ये तकलीफ होगी और ना किसी के मन को ठेस पहुंचेगी। क्या ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है योगेश साहब? एक बात समझ लीजिए कि गैर जो मराठी है उनसे हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ इस बात से है कि जो लोग इधर आते हैं वो अगर मराठी का अपमान करेंगे, उस बात की हमें तकलीफ है। आपने देखा होगा कि जो अभी ये बैंक का जो आंदोलन हुआ, बैंकों में जो मराठी का RBI का जो सर्कुलर है वो सर्कुलर इम्प्लीमेंट हो, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिकों ने जो आंदोलन किया, बैंक में जाकर उन्होंने पहले चर्चा की, निवेदन दिया, लेकिन आप देखिए कभी भी जो एग्रेसिव रिएक्शन जो महाराष्ट्र सैनिकों का आता है वो हमारी तरफ से नहीं आता। जब सामने वाला गलत तरीके से पेश आता है, वो मराठी का अपमान करता है। अगर मुझे बात बताइए कि अगर सीधे तरीके से उनको बताया जा रहा हो कि आप मुझसे मराठी में बात कीजिए, तो सामने वाला बोल सकता है ना कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं अभी आया हूँ इधर, मैं मराठी सीखूंगा, मैं मराठी में बाद में बात करूंगा, इस तरीके से वो बोल सकता है। लेकिन वो इस तरह से नहीं बोलता। वो जब बोलता है कि जाओ क्या करना है कर लो, मेरे को मराठी नहीं आती, आ रहे हैं द्विवेदी साहब, आप नहीं आपको जो करना है करो, नहीं मराठी आती तो क्या करूं, ये ऐसी गलत तरीके से अगर वो पेश आया तो रिएक्शन एग्रेसिव महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक की का महाराष्ट्र सैनिक देते हैं। एक बात समझ लीजिए कि एग्रेसिवनेस जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का DNA है। और जब भी सामने वाला गलत तरीके से पेश आता है, गलत तरीके से मराठी का अपमान करता है, तो हमारी ओर से ऐसी रिएक्शन आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बहुत जगह सिर्फ चर्चा और निवेदन देके मामला सुलझ लिया है। बैंकों ने भी हमें सकारात्मक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। और जो कुछ घटनाएं जो घटी है उसका कारण है कि सामने वाले का जो अप्रोच है वो इसके लिए कारण। ठीक है योगेश साहब, मान लीजिए आप ही की बात मानते हैं, सामने वाले के चलते आपको विवश होना पड़ता है, तो एक सवाल यह भी होता है ना सर कि फिर क्या आप ही सुनिश्चित करिएगा आगे वाले को सही करना?
शायद उसी के लिए तो कानून व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हैं। अगर कोई आपकी निवेदन को नहीं सुन रहा है तो आप उनके थ्रू भी तो जा करके एक रास्ता इख्तियार करके समझा सकते हैं। आप उसको भी अपने हाथों में ले लेते हैं, ये अभी लोग सोचते हैं। मैंने अभी बताया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो डीएनए है हाँ। वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव हमें अगर एक बात बताइए, मैं अगर सामने वाले से ठीक तरह से पेश आ रहा हूँ और जी। सामने वाला मुझ पर दादागिरी कर रहा है तो मैं क्या उसकी दादागिरी को हाथ जोड़ के उसको रिएक्शन दूं? या हमारी तरफ से रिएक्शन नहीं आता, जब सामने वाला दादागिरी करेगा तो हमारी ओर से भी दादागिरी होगी। ओके, पॉइंट क्लियर है। द्विवेदी साहब, आप कुछ हाथ उठा रहे थे, बोलना चाह रहे थे। देखिए वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं उनका डीएनए ही एग्रेसिव है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, डीएनए एग्रेसिव नहीं है सर, ये तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। राजनीति है, हाँ। जबरदस्ती की राजनीति, हाँ। चेहरा बनाने के लिए राजनीति। अभी आरएसएस के जो आरएसएस के नेता आए थे, उन्होंने एक जगह पे आके भाषण दिया, वहाँ कहा था मराठी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, आप गुजराती सीखिए। तो इसका एग्रेसिव क्यों नहीं हुआ? आ रहे हैं हेगड़े और साहब। इसके बाद क्या हुआ? मैं गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा, मैं गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा जहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया। माँ गंगा को जो है आप कह रहे मैं वहाँ पे उसका पानी नहीं छूऊंगा, तो क्या आपकी मानसिकता है भाई? ये तो विरोधाभास है। ठीक है, नहीं ये विरोधाभास है, इसीलिए आ रहे हैं खैरे साहब, आपके पास भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है द्विवेदी साहब, ठीक है। नहीं, आपने सवाल पूछा है। देखिए हेगड़े साहब का इसी वक्त रुक कर लेते हैं। हेगड़े साहब, आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री आपके ही हैं। आपके सामने ये दो वाक्य हैं, एक जो द्विवेदी साहब ने इशारा किया गुजराती वाली पटकथा पर, और दूसरा इसके ऊपर बता दीजिएगा। और यह भी बता दीजिएगा कि योगेश साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के डीएनए में एग्रेशन है, तो क्या इस एग्रेशन को आप अपने तरीके से या फिर निवेदन करके समझा सजेशन के तहत नहीं कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिएगा, आप इतने एग्रेसिव ना होइए, सरकार आपके साथ खड़ी है? देखिए, सरकार तो इस मामले में उनके साथ खड़ी है। हाँ। और उनका डीएनए एग्रेसिव है, हमारा भी डीएनए एग्रेसिव है। मनसे का तो जन्म शिवसेना से ही हुआ है, तो दोनों के डीएनए एक ही है। और अच्छी बात है कि दोनों के डीएनए एक है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का तो मुझे अभी लग रहा है कि डीएनए कांग्रेस ही हो गया है, क्योंकि वो जो हिसाब से मराठी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं आपकी वो सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा हेगड़े साहब, जो द्विवेदी साहब पूछे। जवाब तो जवाब हाँ, ठीक है, ठीक है संजय साहब, ठीक। सुरेश भैया जोशी जी जो वरिष्ठ नेता है आरएसएस के, उन्होंने घाटकोपर में जो भाषण दिया वो भाषण मराठी में था, वो भाषण गुजराती में नहीं था। और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अगले दिन कहा कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी भाषण से, और मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। और अगर वो आप भाषण भी सुने तो भाषण भी सुरेश भैया जोशी जी का वो मराठी में है, वो दूसरे कोई भाषा में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, जब उन्होंने खुद कहा कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो उसके बाद को वापस इतना घसीटना चाहिए। ठीक है योगेश खैरे साहब, देखिए आपका भी डीएनए में एग्रेशन है और अब हेगड़े साहब कह रहे हैं शिवसेना के डीएनए में भी एग्रेशन है, तो अब किसका एग्रेशन ज्यादा है ये आप लोग दोनों समझिए। लेकिन योगेश साहब, यह भी एक सवाल है कि जब यही उत्तर भारतीय कर्नाटक जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं या अन्य दक्षिण के राज्य जाते हैं, तब वहां पर तो उनको वह भाषाएं नहीं आती है, इसलिए उनको पीटा नहीं जाता, या वहां पर तो इस तरह की कोई थ्योरी नहीं होती है। महाराष्ट्र में ही क्यों होता है? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट भी है खैरे साहब? नहीं, क्यों, एक बात समझ लीजिए, एक तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में भी हुआ ना। अच्छा। 2018 साल में क्या होता है गुजरात में, इसी बात पे हुआ था ना। हाँ। लेकिन मैं एक बात, ये कोई इलेक्शन की एंगल से बात नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा कि जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई है 2006 में, तब से हम मराठी के मुद्दे पे कायम है। आपने 2009 में भी हमारा एग्रेशन देखा होगा, जब रमेश वांजळे जी, स्वर्गीय रमेश वांजळे जी, उन्होंने जो रिएक्शन दिया था विधानसभा में महाराष्ट्र के, वो पूरी देश को अभी भी आज याद है। तो हमने ऐसी बात नहीं कि हमने मराठी का मुद्दा कभी भी छोड़ा है।
हम कंसिस्टेंटली मराठी के मुद्दे पे कायम है, और जब जब मराठी की बात आती है, वो चाहे मराठी भाषा की हो, मराठी अस्मिता की हो, मराठी मानुष की हो, जो जिस पर भी कभी कोई बात आती है, खैरे तो साहब सबसे पहले- नहीं, ठीक कह रहे हैं, आपकी बात को समझ गया मैं। एक सवाल यह भी है, सबसे- यह भी सुन लीजिए सर, वो आप ही बोलिएगा, जवाब इसका भी दे ही दीजिए। देखिए हेगड़े साहब शिवसेना सरकार में है, वो अभी कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव है, तो ये करने के बजाय आप नहीं कह सकते हैं योगेश साहब शिवसेना को जो अभी सरकार में, ऐसा कानून ही बना दीजिए कि इस तरह की नौबत ही नहीं आई, ये एग्रेशन दिखाने बताने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, कानून तो है ना, हम हाँ। तो वही बात कर रहे हैं, कानून तो है, हम हाँ। उस कानून की इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इम्प्लीमेंट भी बैंकों तो में सर इम्प्लीमेंट भी तो बैंकों में- बीजेपी और सुनिए, शिवसेना ही करेगी ना सर। बैंकों में मराठी का जो यूज होना चाहिए, उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस है। हाँ। तो हमारी मांग वही है, जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन बैंकों में हो। हाँ। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार करेगी तो हमें तो कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं तो है। इसका बिल्कुल। मतलब सरकार नहीं करवा पा रही है ना इम्प्लीमेंटेशन, नहीं, तब आपको बिल्कुल। एग्रेसिव होना पड़ रहा है। हमारी वही मांग है ना, सरकार बैंकों को निर्देश दे कि वो जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है। अगर सरकार वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह हाँ का ठीक है, आंदोलन नहीं करने की। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। देखिए द्विवेदी साहब, अब तो ये अपने आप में ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई, अब सरकार ही नहीं इम्प्लीमेंट करवा पा रही है, इसलिए उनको ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ रहा है। सरकार भी कह रही है हम एग्रेसिव हैं, तो अब इंसान, आम इंसान क्या समझेगा? कुणाल जी, हाँ। अभी एक महाराष्ट्र में एक बैंक को 6 महीने के लिए बंद किया गया हाँ। आरबीआई द्वारा। हाँ। और उसमें जो उनके जो खाता धारक हैं वो 6 महीने तक वहां से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ। तो क्या ये शिवसेना या एमएनएस दिखाई नहीं पड़ता है क्या कि वो जो खाता धारक वहाँ कम से कम 4-5 लाख खाता धारक होंगे, जिनकी लोग जिनकी सैलरी उसमें आती होगी बैंक में, वो अपना काम कैसे चलाएंगे? तो ये प्रोग्राम जरूरी है, ये दूसरा भी और जरूरी है। ओके। इनको क्या नहीं दिखाई पड़ता है हाँ। कि उसकी बात करेंगे कि नहीं, बैंक आरबीआई की बात करें, सरकार इनकी है, केंद्र हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो, सरकार इनकी है। नहीं, ठीक कि है। उन जो खाता धारक है उनको कैसे भुगतान किया जाए, करेक्ट, ठीक है, उस पर का ध्यान नहीं ठीक है, ठीक है। हेगड़े साहब क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हैं, जल्दी से दे दीजिएगा सर, वक्त का थोड़ा अभाव है। खैरे साहब तो कह रहे हैं भाई सरकार से ही हम कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को सुनिश्चित कराइए, इंश्योर कीजिए, इम्प्लीमेंट हो कानून, तो क्या सरकार विफल रह रही है इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी बोलनी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए, और जो आरबीआई का गाइडलाइंस है, सभी बैंक को निर्देश दिया है कि यहाँ पर बैंकों का भी कामकाज जो है वो मराठी में होनी चाहिए। तो अगर उसका कोई उल्लंघन करे तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? तो कौन इंश्योर करेगा ये? नहीं, फिर भी देखिए, बैंक का काम तो बैंक करेगी, सरकार तो नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि सेंटर में भी आप ही के सहयोग से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकता, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राज ठाकरे साहब की कि उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा मोटिव था, उद्देश्य था, वो पूरा हुआ है, लोगों को अवेयरनेस आ गया है, हम हमारी एजिटेशन वापस लेते हैं, वो सरकार की मदद से ही हुआ है, तो ऐसे नहीं हुआ है। तो राज ठाकरे जी हमारे साथ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप सब साथ हैं और जनता भी आपके साथ है, लेकिन इसी जनता में बाहर से आए हुए लोग भी हैं जो कौन किसके साथ है इस चक्कर में उलझकर इस तरह की स्थिति में या भंवर में फंस भी रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी की लड़ाई नई काफ़ी पुरानी है, हर बार इसका थोड़ा सा पैमाना जरूर बदलते चला जाता है, लेकिन किस्सा और कहानी वही रह जाती है। ज़रूरत है सेंसिटिव तरीके से इस पूरे मुद्दे को हैंडल करने की। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।